चलिए, हेलो बच्चे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो ये आपका एक प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स, और हम हैं आपके मुकेश सर जो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल साबित हो। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और बहुत सारे पार्ट्स उसमें हम देखे थे, और जितने भी फार्मूला आपने देखा वो सारे के सारे फार्मूला ही आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जितने भी फार्मूला आप पढ़े उस सारे फार्मूला से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। क्लियर? नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। तो नाउ देखें टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। तो ये आपका हो गया टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो स्फेरिकल मिरर आप जानते हो कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो किस किस टर्म्स का हम उसमें यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ से देखो, ये आपका हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। क्लियर? तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ओके, तो चलिए, अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिस वन, कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 2 इंच की, किसी भी मिरर के 2 इंच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन, तो दोनों इंच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की दूरी को एपर्चर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एपर्चर कहते हैं, इसे द्वारक बोलते हैं, नाउ देखें ये मिडिल पॉइंट होती है, तो मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं, और पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्लियर? नाउ देखें, ये कहता है कि ये जिस भी हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास के खोखले गोले से ये बना हुआ एक पार्ट है, और अगर आप देखें गौर से फिगर को तो आपको लगेगा कि ये इस प्रकार का कोई स्फेयर होगा। क्लियर? तो ये जो स्फेयर होता है, तो इसका जो सेंटर होता है, इसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। बात समझ गए होंगे? तो इस लाइन को हम मिटा दें, मतलब जिस भी स्फेयर का बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कार्वेचर। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्लियर? सेंटर ऑफ कार्वेचर, और सेंटर ऑफ कार्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र। क्लियर? अब ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन, वह स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल को मिलाती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष को। क्लियर? तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? नाउ बात आती है कि इसमें फोकस होता है, जो पीछे आप पढ़े हुए हैं, 10th में पढ़े हैं, F बराबर R/2 होता है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो F बराबर R/2 मतलब ये बीच में यहाँ पर आएगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम, तो चलिए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है मुख्य फोकस। क्लियर? तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस। अब ये जो आपका सेंटर ऑफ का फोकस का पॉइंट है और पोल का पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकस दूरी। क्लियर? तो ये आपका हो गया फोकस दूरी। क्लियर? तो हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझे। ये जो सेंटर ऑफ कार्वेचर का लाइन है, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके ये पोल, तो ये जो पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्लियर? तो ये हुआ रेडियस ऑफ कार्वेचर, और रेडियस ऑफ कार्वेचर को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या।
तो इन सारे टर्म्स का हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर को पढ़ने में। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक एक करके कि है क्या ये। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आपको एपर्चर, कि एपर्चर क्या हुआ, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे द्वारक कहते हैं, इसे द्वारक कहते हैं। तो ये कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, तो ये आपका हो जाएगा कि द परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ends ऑफ मिरर, टू ends ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। इसे हम लोग कहते हैं एपर्चर। मतलब दोनों, चाहे वो लेंस हो या आपका स्फेरिकल मिरर हो, तो उसके दोनों एंड के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे एपर्चर कहते हैं। तो ये आपका हो गया कि दर्पण के दोनों किनारे, दर्पण के दोनों किनारे के बीच की लंबवत दूरी को द्वारक कहते हैं, क्लियर? तो ये पहला डिफिनीशन आपको मिल गया कि एपर्चर क्या है ना। चलो हम लोग बात करते हैं पोल का। सारे समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव देखिए क्या होता है कि ये जो मिडिल पॉइंट है, जो भी मिरर है, तो उसके मिडिल पॉइंट को पोल कहते हैं, कि द मिडिल पॉइंट्स ऑफ मिरर। तो ये आपका हो गया कि द मिडिल पॉइंट्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इसे पोल कहते हैं, मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को। तो ये आपका हो गया दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो चलिए ये पहले दो डिफिनीशन को आप अच्छी तरीके से लिख लें, फिर एक एक करके सारे डिफिनीशन को लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फिगर के द्वारा भी ध्यान रखें, तो इस फिगर के द्वारा भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि हम किसे एपर्चर कहते हैं, किसे पोल कहते हैं, किसे सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं, किसे फोकस कहते हैं, किसे फोकस दूरी कहते हैं, और किसे रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ऑल पॉइंट्स विल बी क्लियर। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें जल्दी से। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए हम इसको रब कर रहे हैं और फिगर आपके सामने रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप देखेंगे आगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो चलिए ये दो पॉइंट्स हो गया। नाउ हम लिखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। कि सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या है, तो ये आपका हुआ सेंटर ऑफ कार्वेचर। इट इज सेंटर ऑफ कार्वेचर। तो सेंटर ऑफ कार्वेचर को जैसा कि आप देखें सी से डिनोट करते हैं, और ये आपका होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहते किसको हैं, तो कहता है यह जिस ग्लास के खोखले गोले से बना है, उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। कहता है इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, कि इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, from which mirror is made, या from which mirror is a part is called center of curvature। या हो तो गया मिरर इज ए पार्ट। क्लियर? तो ये कहता है कि यह है क्या, तो यह ग्लास के खोखले गोले का केंद्र है, जिससे दर्पण बना हुआ है। तो ये आपका हो गया जिससे दर्पण बना हुआ है। क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर।
चाहे आप जिस भी कोई भी होलो स्फेयर ग्लास है उसके एक पार्ट को हम काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है आफ्टर पॉलिशिंग मतलब एक फेस को पॉलिश करने के बाद। चलिए, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना चलिए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है आपका, कहता है वह स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है। तो कहता है द स्ट्रेट लाइन, तो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कंप्लीट। तो कहता है वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर। तो चलिए, ये आपका हो गया। तो हमने 3-4 पॉइंट्स क्लियर किया। सबसे पहला एपर्चर क्लियर किया कि एपर्चर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 इंच ऑफ मिरर, मतलब किसी दर्पण के दोनों किनारे के बीच की लंबवत दूरी को द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था पोल का, कि पोल क्या है, द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, मतलब किसी भी मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल कहते हैं। नाउ हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए प्लीज राइट। तो इसे आप राइट करें। चलिए, ओके, कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट। चलिए रब कर रहे हैं इसको। तो ये आपका हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर। तो हम ये अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये चूंकि आप पहले भी इसको पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, तो निश्चित बात है कि 100% ये क्लियर होता ही होगा। चलिए, तो ये आपका था। लास्ट में हमने क्या लिखा था, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस। कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल फोकस। तो इस प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्लियर। तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे, तो ये कहता है कि जितनी भी पैरेलल रे आती हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर ये आपका मिरर है, क्लियर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। तो जितनी भी पैरेलल रेज आती है, जैसे ये मान लेते हैं ये 2 रे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्लियर। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यह एक पॉइंट है, यह एक बिंदु है कि इट इज़ ए पॉइंट where all parallel rays meet after reflection। क्लियर। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बात समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल फोकस हम किसे कहते हैं। तो कहता है यह एक बिंदु है जहां सभी समानांतर किरण परावर्तन के बाद मिलती है। कि यह एक बिंदु है जहां सभी समानांतर किरण परावर्तन के बाद मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस। क्लियर।
ना देखो यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, तो इसे भी एफ से ही डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्लियर? तो चलिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम किसे कहेंगे? कहता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन, कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, कि इसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप राइट करें प्लीज। तो ये आपका हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर? तो चलिए हम ऊपर से रब करते हैं। तो ये चलिए ये आपका हमने रब किया। ओके, तो आपने ये भी समझ गया होगा कि नहीं फोकस दूरी क्या होती है ना। ये कहता है आपको कि ध्रुव और मुख्य फोकस, तो ये आपका हो गया कि ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझे ना। देखो अब बचा है आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्लियर? तो ये हो गया रेडियस ऑफ कार्वेचर। आप देख रहे हो कि इसको आर से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या है आपका? पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच की दूरी, पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच की दूरी की द डिस्टेंस बिटवीन, कि द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये आपका हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड radius of curvature, is called radius of curvature। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि पोल और वक्रता केंद्र, मतलब ध्रुव, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो ये आपका हुआ वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये थे आपके सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जिस वर्ड का हम लोग बार बार यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर में। क्लियर? तो चलिए इसको आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए इसे आप लिखें, फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए निश्चित समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसे रब कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, सारे टर्म्स के बारे में आप जान गए कि सारे टर्म्स का किस किस तरीके से नाम दिया जाता है और किसे हम क्या कहते हैं। और जब इस चीज़ को हम जान जाएंगे तो फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी इमेज प्राप्त करते हैं। तो ये इमेज प्राप्त करने के भी कुछ नियम हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर लॉस फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, तो ये आपका हो गया कि लॉस फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। क्लियर? तो लॉस फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, ये आपका होता है प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या क्या नियम है, कैसे हम इमेज प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लो हमें दो रे चाहिए और दो रे जहाँ पर कट करती है
तो वहाँ पर आपको इमेज प्राप्त होता है। इमेज दो प्रकार का होता है, एक को रियल इमेज कहते हैं, दूसरे को वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसका वर्णन हम पीछे के क्लास में कर चुके हैं कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो रियल इमेज क्या है, कहता है वह इमेज जो रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्ट मिट से प्राप्त होता है। अगर वो रे डायरेक्ट मिलती है तो उसे रियल इमेज कहते हैं। यह स्क्रीन पे प्राप्त होता है, यह स्क्रीन पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट था आपका वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, जो इनडायरेक्ट मिलता है या अपीयर्स टू मीट होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपने देखा था कि वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छी तरीके से जान रहे हो। तो चलिए कैसे हम प्राप्त करते हैं, दिस इज पहला। तो पहला लॉ हमें कहता है, जैसे आप मान लो कि ये एक मिरर है। क्लियर, ये आपका एक मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कहता है जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। मतलब कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। क्लियर। नाउ देखें दूसरा ये कहता है कि जैसे आप मान लो ये आपका फिर एक मिरर हम लिए, अगेन ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब बात आती है कि ये पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गई, फोकस से गुजरी। ये कहता है कि अगर मान लो कि ये रे फोकस से आई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा लॉ हो गया। क्लियर। अगर कोई रे हम देख रहे हैं कि फोकस से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ना तीसरा, तो ये तीसरा लॉ। तो तीसरा आप देखें, अगेन आपका ये एक कॉनकेव मिरर हम लिए हैं। क्लियर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ। बाकी ये आपका हर जगह आपका पोल है, यहाँ भी ये क्या होगा, आपका पोल होगा। नेक्स्ट लाइन हमें कहता है कि जैसे आप मान लो कि ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कोई रे इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर इंसिडेंट होती है इस तरीके से सीधी, क्योंकि ये जो रे जाएगी तो ये आपकी सीधी जाएगी। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह उसी पथ पे लौट जाती है। तो ये आपका तीसरा लॉ हो गया। मतलब इतना ही लॉ को याद रख के, चार हैं, चार लॉ को याद रख के हम सारे इमेज फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर ना। देखो ये चौथा नंबर, तो ये आपका 4 नंबर हुआ, और ये 4 नंबर कहता है आपको, जैसे आप देखो यहाँ से ये मिरर है, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ। कहता है कोई रे जितने कोण पर इंसिडेंट होती है तो उतने ही कोण पे क्या होती है, उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आई, और ये आई बराबर क्या होता है, आर। आई बराबर होता है आर। तो ये 4 लॉ हैं जिसके द्वारा हम इमेज प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो निश्चित समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी आप राइट कर लो। प्लीज राइट। तो ये आपके 4 लॉ हैं, और इसी 4 लॉ के द्वारा हम सारे इमेज को फॉर्म करते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए इसको भी रब करते हैं। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन के लॉज फॉर ऑब्टेनिंग इमेज कि हम किस किस तरीके से इमेज बनाएंगे। ओके क्लियर। नाउ चलें आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है। ओके क्लियर। और आप जानते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो ना देखिए ये आपका हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उसी 4 लॉज को देखते हुए हम सारे इमेज को फॉर्म करते हैं। फिर तो सबसे पहले तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, और इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो जैसे देखें सबसे फर्स्ट केस कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट इन्फिनिटी।
एट इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वस्तु कहाँ पर आपका आ गया, अनंत पर। क्लियर? तो ये बातें आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो ऑब्जेक्ट आपका आ गया अनंत पर। जैसे आप देखो यहाँ से, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। क्लियर? ओके, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या होगी, पोल। इधर आप देखो यहाँ पर ये आपका फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहीं भी इमेज प्राप्त करने के लिए आपको दो रे की आवश्यकता होती है, और दो रे जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। इन्फिनिटी से जो भी रे आती है तो वो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। जैसे आप देखो यहाँ से पहला रे हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। चलो दूसरा रे भी ले लेते हैं, तो ये दोनों रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। और इसके पहले वाले नियम से हम जानते हैं कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो फोकस से गुजरती है। इसका मतलब है ये रे भी आपकी कहाँ से गुजरेगी, तो ये रे भी आपकी फोकस से पार करेगी, और जहाँ पर कट किया वहाँ पर आपका इमेज बन जाता है। क्लियर? तो ये हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। दूसरी बात आती है नेचर की। तो अगर वो हम जान रहे हैं पहले से, जो हम पहले पढ़े हुए हैं उससे हम लोग जान रहे हैं कि अगर रे डायरेक्ट कटती है तो रियल इमेज मिलता है। तो ये आपका हो गया नेचर। तो चलिए सबसे पहले नेचर का मतलब प्रकृति, कैसा बनेगा, तो ये आपका हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। ना देखो ये कहाँ पर बना, पोजीशन मतलब स्थिति। तो स्थिति कहाँ पर बनी, एट एफ। कहाँ बन गई, तो एट एफ। क्लियर? अब आता है साइज की, कैसा साइज आपको मिला, तो साइज हमें मिला हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इस तरीके से आपको पहला केस में इमेज प्राप्त हुआ ना। चलिए अब दूसरा केस की बात करते हैं। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बात भी जान के हम बता रहे हैं आपको कि आप इस टॉपिक्स को 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब सारे टॉपिक्स का अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता है और थ्योरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, तो अगेन हमें आगे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। क्लियर? तो नाउ देखें एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से अगर हम बाहर चलें तो ये इन्फिनिटी और सी के बीच में आ जाएगा, तो जिसे हम लोग लिखते हैं कि इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इन्फिनिटी और सी के बीच का मतलब क्या हुआ कि अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देखो अगेन, ये आपका कॉनकेव मिरर हम लिए, फिनिश। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल हुआ, ये फोकस हो जाएगा, ये आपका सी हुआ, और सी से बाहर, इसे हम लोग बियॉन्ड सी भी लिखते हैं। यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के बाहर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो सी के बाहर स्थित है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका, ए बी। क्लियर? अब देखो यहाँ से, ये यहाँ से एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे। आप जानते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू एफ, तो ये फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, फोकस से पास करा सकते हैं। क्लियर? कोई भी केस में एनी टाइप पोल पर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ से हम इस रे को इस तरीके से अगर हम फोकस से इंसिडेंट कराएं, तो ये अगर इस तरीके से फोकस से इंसिडेंट करेगी तो आप जानते हो कि ये बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, यह पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और जहाँ पर कट किया ये आपका यहाँ पर इमेज बन जाता है। इस इमेज को हम क्या कहते हैं, ए डैश बी डैश। अगेन अगर इसका हम नेचर लिखें तो ये नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब प्रकृति, और प्रकृति आपको मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? वास्तविक और उल्टा। अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ बना, तो ना हम लोग देखते हैं पोजीशन कहाँ बना आपका, तो बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ मतलब
सी और एफ के बीच में। और साइज का बात करें तो साइज क्या हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका बन जाता है साइज। और साइज क्या होता है, तो साइज आपका हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु से छोटा। तो ये आपका दूसरा केस हुआ ना। चलिए तीसरा केस के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो इट इज़ थर्ड केस। तो थर्ड केस अब देखो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सी पर। तो चलिए अब ले लेते हैं सी पर, तो ये हो गया एट सी। तो सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर। जैसे आप देखो यहाँ पर ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, क्लियर। बनाना उसी तरीके से आप अपने भी खींच सकते हो। अब आपको याद भी आ रहा होगा पीछे की सारी बातें जो आप पढ़ के छोड़े हुए हैं, क्लियर। तो ये आपका एफ हुआ, ये आपका सी हुआ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे हैं, सी पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, चलिए ए बी, क्लियर। अब क्या करेंगे, तो उसी तरीके से पहली रे, तो ये पहली रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू एफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू एफ। दूसरी रे को आप पोल पे इंसिडेंट करा सकते हो, जैसा हम आपको बताएं कि फोकस से भी पास करा सकते हैं, नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये हम यहाँ से पोल पर इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये बात भी आप जानते हो कि जब आपका पोल, तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर क्या होती है, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपका उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए, और ये जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका इमेज बन गया। तो ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, क्लियर। अगेन आप देखो क्या हुआ है, डायरेक्ट कट किया। तो नेचर क्या लिखेंगे इसका, तो नेचर तो सेम ही होगा। नेचर आपका हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, कि रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। कहाँ बना, पोजीशन, तो पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पर बनता है। अगर साइज का बात करें तो साइज कैसा होता है आपका, तो साइज आपका सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। सेम एज ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो चलिए इस 3 फिगर को आप ड्रॉ करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो चलिए अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट केस कंप्लीट हो गया होगा, तो चलिए इसे हम आगे रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो जब हम लोग सी पर ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लिए, 2 फिगर हम मिटा रहे हैं, क्लियर। तो ये आपका 1 नंबर और 2 नंबर, ये तीसरा नंबर है, ओके कंप्लीट ना। देखो अब अगर सी से ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो कहाँ आएगा, सी एंड एफ। तो ये तीसरा होता है केस की इन बिटवीन सी एंड एफ। मतलब इसका क्या हुआ, सी और एफ के बीच में। तो चलिए अगेन ये आपका एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हुआ, ओके। ये चलिए ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल। यहाँ पर क्या लेंगे हम, चलो फोकस लिए, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे हैं, तो सी और एफ के बीच में। तो चलिए हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हो गया आपका ए बी। तो इस तरीके से पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे फोकस से ले सकते हैं, पोल पर इंसिडेंट करा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। बात समझ गए। तो जैसे चलो यहाँ पर हम पोल पर इंसिडेंट कराए, आप जानते हो कि पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है, फिर उतने एंगल पर क्या होती है, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई, और जहाँ पर आपका कट किया वहाँ पर आपका इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश, क्लियर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगेन आप देखो इसका नेचर, तो नेचर यहाँ भी डायरेक्ट लाइन कट किया, तो डायरेक्ट लाइन कट किया तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, क्लियर। अगर आप देखो इसका पोजीशन की इमेज कहाँ बना,
तो कहाँ पर बना आपका इमेज, तो ये आपका हो जाता है बियॉन्ड एफ, सॉरी बियॉन्ड सी, किसी के बाहर। अगर साइज का बात करें तो पहले छोटी थी, फिर बराबर हुआ, अब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइज। तो साइज क्या हो जाएगा आपका, तो साइज हो गया बिगर कि बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। क्लियर, तो वस्तु से बड़ा। अब नेक्स्ट केस अगर आप बनाओ तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी, फोकस पर। आप अपने भी ट्राई करो, तो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं हम बना सकते हैं या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हुआ। चलिए फिर हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, चलिए पी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने लिया फोकस पर। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। पहली रे कैसे जाएगी, तो पहली रे, चलिए एकदम पहले वाली कहानी चल रही है। तो ये आपका फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे, तो चलिए दूसरी रे को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी। ये कहीं नहीं मिलती है, ये कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर। ये कहाँ मिलता है आपका, इन्फिनिटी पर। नाउ देखो अब नेचर, तो ये आपका क्या हो गया, नेचर अगेन सेम नेचर आपको मिला। तो इसको हम लोग कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, पोजीशन कहाँ पर मिला आपको, तो साफ क्लियर है कि पोजीशन आपको मिला कि चलिए कहाँ पर इमेज बना। तो पोजीशन कहाँ मिला, एट इन्फिनिटी। क्लियर। नाउ देखो साइज, कि अगर आप साइज की बात करें तो चूंकि इन्फिनिटी पर बना इसलिए ये क्या है, तो ये आपका हाईली इनलार्ज है। हाईली इनलार्ज का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा इमेज प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये था आपका नेक्स्ट केस। ओके, कंप्लीट। नाउ देखें केस, तो ये 3 था, तो ये आपका 4 होगा, सॉरी ये आपका 5 नंबर है। और नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे हम लोग, फोकस और पोल के बीच में। तो ये आपका लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में 6 केस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ना देखो यहाँ पर अब कि लास्ट केस 6 नंबर कहाँ पर आ जाएगा, इन बिटवीन एफ एंड पी। तो ये आपका हो गया इन बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में। क्लियर। चलिए फिर बनाइए आप। तो चलिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर, ओके, ये पोल, इट इज़ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ ले रहे हो, ऑब्जेक्ट को हम लोग ले रहे हैं फोकस और पोल के बीच में। क्लियर हो रहा होगा ना। यहाँ से फिर आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहाँ से गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे इस तरीके से यहाँ पर पोल पर इंसिडेंट होगा, और ये आपका इस तरीके से जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आगे आपका ये कहीं नहीं मिलेगा। अब कहाँ ये मिलेगी, तो ये आपका इस तरीके से पीछे जाके ये मिलेगी। और ये जहाँ पर आपका मिला तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। और ये जो इमेज होगा ए डैश बी डैश। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लाइन नहीं मिला, यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हुई, या आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट में मिला। तो इस स्थिति में जो नेचर होता है उस नेचर कैसा होगा, तो ये नेचर आपका हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब काल्पनिक और सीधा। ना देखें अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ बना इमेज, तो ये आपका बन गया बिहाइंड द मिरर। क्लियर। तो ये आपका बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड का मतलब पीछे, तो दर्पण के पीछे बना। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना। देखें साइज, तो साइज भी आप बता सकते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट से क्या है,
ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारे केस को बनाए जो केस आपके कॉनकेव मिरर में होते हैं। तो कॉनकेव मिरर में 6 केस प्राप्त होते हैं और ये 6 केस आपने बनाना सीखा और अच्छी तरीके से सीखा होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, पहले आप इसको लिखें, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके का इमेज प्राप्त होता है। ओके, चलिए प्लीज़ राइट। चलिए हो गया होगा, तो चलिए हम रब करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए ये कंप्लीट कि इमेज बनाना आपने कॉनकेव मिरर के द्वारा सारे इमेज को बना लिया। और कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स को याद रखें, खींचना सीखें ना सीखें, लेकिन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें कि इमेज कहाँ बना। ओके, क्लियर? क्योंकि ये पोजीशन आपको नेचर लिखने में बहुत मदद करेगा, जो हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे। तो ना हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो ये था आपका कॉनकेव। अब हम लाने जा रहे हैं आपके सामने, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब आप जानते हो, ये हुआ उत्तल। अब देखो कि यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट केस बनाते हैं। ये देखना, ये आपका कॉनकेव मिरर हम बनाए, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बनाए। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। क्लियर? अब आप गौर करो, ये तो पूल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम गेस करें कि ये किस टाइप के ग्लास के स्फेयर से बना हुआ है, तो ये आपको इस टाइप के ग्लास के स्फेयर से बना है। और इसके सेंटर की अगर बात करें तो ये सेंटर आपका सी हुआ। क्लियर? अब जब सेंटर ये हुआ तो फोकस भी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। क्लियर? बात समझ गए होंगे? तो ये आपका होगा। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट रखने की। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं आप, 2 ही पोजीशन होगा। एक तो इन्फिनिटी पर है, तो सबसे पहला कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब अनंत पर। अब ये जब इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब देखो यहाँ पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। यहाँ तो मिरर है। अब यहाँ से ये इस तरीके से, चलिए ये डॉटेड लाइन हुआ, ये आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। ये भी रे आके आपकी फोकस पर मिलेगी और ये आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लाइन नहीं मिल रही है। तो डायरेक्ट लाइन अगर नहीं मिल रही है, अब इसका नेचर, तो इसका नेचर क्या होगा, तो ना देखें नेचर, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब काल्पनिक और सीधा। ना देखो हम लोग पोजीशन की बात करें कि इसका पोजीशन कैसा मिलेगा, कहाँ मिला आपको, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप साइज की बात करें तो साइज कैसा होगा, तो ये बात भी आप जानते हो कि साइज आपको हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब हुआ बहुत छोटा, बिंदु मात्र इमेज प्राप्त होगा। तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ। क्लियर? नाउ देखते हैं हम लोग सेकेंड केस। तो नाउ देखो यहाँ पर सेकेंड केस, तो चलिए ये आपका, सॉरी ये हम लोग को बनाना है कॉन्वेक्स, हम बना दिए कॉनकेव। तो ये आपका हुआ कॉन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। बात समझ गए? तो ये इनर सरफेस पॉलिश्ड हुआ। ये आपको क्या बनेगा, तो चलिए ये बन गया आपका पूल। अब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही रख सकते हैं, दूसरा कोई पोजीशन हमें नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग रखते हैं इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में। अब देखो यहाँ से इधर आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको मिला फोकस, ये क्या मिलेगा, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लिए, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ए बी,
अब यहाँ से रे को इंसिडेंट कराइए, तो ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई। आप जानते हो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, तो ये आपका फोकस से जाएगी। ओके क्लियर। दूसरी रे को आप जानते हैं कि जितना एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे तो उतना एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट इसे भी दिखा सकते हो। तो चलिए हम लोग पोल वाला ही लेते हैं। तो चलिए ये यहाँ से हमने पोल पर इंसिडेंट कराया, जितने एंगल पर इंसिडेंट कराया उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आई कि ये यहाँ पर मिल सकती है, तो ये आपको A डैश B डैश इमेज प्राप्त हुआ। अगेन आप क्या देख रहे हो, अगेन हम लोग देख रहे हैं कि हमें मिलता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। तो फिर नेचर क्या होगा, तो चलिए फिर हम नेचर की बात करें, तो नेचर आपका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्लियर। तो ये हो गया काल्पनिक और सीधा। चलिए पोजीशन कहाँ बना आपका इमेज, तो इमेज आपका बन रहा है इन बिटवीन, मतलब बीच में किसके, तो पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में। अगर साइज की बात करें तो ये साइज कैसा मिला आपको, तो साइज देखो यहाँ से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से छोटा। क्लियर। तो इतने पार्ट्स को आपने इमेज फॉर्म को अच्छी तरीके से सीखा आज। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में क्या क्या देखा। तो कॉनकेव मिरर में आपने 5 केस में देखा कि इमेज कैसा प्राप्त होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज़ की बात करें तो पहले छोटा था, फिर बराबर हुआ, और फिर उसके बाद बड़ा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट में एक केस में हमने देखा कि हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कॉनकेव की स्थिति में आपको इमेज का साइज छोटा भी मिला, बराबर भी मिला और बड़ा भी मिला। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको 2 केस प्राप्त हुआ, और दोनों केस में आप देखो कि एक में तो एकदम पॉइंट मात्र इमेज मिला है, और दूसरा क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इस केस को सीख चुके, और इस केस के द्वारा हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसको आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे। क्लियर। तो इसको आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे, तो और अपने उम्मीद के आधार पर, जैसा कि हम पीछे भी आपसे बोलते आए हुए हैं कि आप ज़रूर अच्छी तरीके से सीखे होंगे, और अच्छी तरीके से अगर सीख गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर। तो मैं हूं आपका, ये प्यारा सा चैनल है IPC फिजिक्स, और हम हैं आपके मुकेश सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।